साथियों, आज हम लोग संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण पे अध्ययन करेंगे। और ये शब्द जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने इसका प्रतिपादन किया था, इस शब्द का, और इसकी एक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसको समझते हैं क्योंकि ये हर विषय में इसका बहुत प्रयोग होता है, राजनीति विज्ञान में, समाजशास्त्र में, एंथ्रोपोलॉजी में, और हर विषय में इसका प्रयोग, साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये समझते हैं कि ये शब्द है क्या, संस्कृताइजेशन है क्या। लेकिन एक बात को हमें समझ लेना चाहिए कि ये संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण का जो शब्द है, ये नॉर्मली हम लोग इसको समझते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने इसका दिया था, जो कि एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। लेकिन वास्तव में इस शब्द का, संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग दो विद्वानों ने एक साथ किया था, और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक जो है हिस्टोरियन थे और लिंग्विस्ट थे, और जिनका नाम था सुनीत कुमार चटर्जी। इन्होंने इसको 1950 में प्रयोग किया था। लेकिन श्रीनिवास ने 1948 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब अपनी थीसिस सबमिट की, उसमें उन्होंने संस्कृताइजेशन का प्रयोग किया था। और बाद में उन्होंने 1952 में एक पुस्तक भी लिखी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन ये जो श्रीनिवास ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, एक सोशियोलॉजिस्ट ने जो संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग किया, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो ज़्यादा प्रचलित हुआ, और इसलिए हम लोग आज इसी शब्द का अध्ययन करेंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट में अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण, ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा को बेसिकली भारतीय समाज में जो गतिमानता है, जो मोबिलिटी है, अर्थात जो मोबिलाइजेशन है लोगों का एक कास्ट के अंदर दूसरे कास्ट के अंदर, उसको अध्ययन करने का उन्होंने प्रयास किया है। और इसको समझने के लिए, उनके इस अवधारणा को, संस्कृतिकरण की अवधारणा को समझने के लिए हम लोगों को भारतीय समाज की संरचना को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पूर्व वैदिक युग में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात लोगों का जो सामाजिक स्तर था, लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी, वो सामाजिक स्थिति उनके कर्म के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे आधारित होती थी। लेकिन जब वैदिक युग आया तो वैदिक युग में इसमें एक परिवर्तन हुआ, और बजाय कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे लोगों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण हो सके। अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाएगा। ये जो व्यवस्था शुरू हुई, ये वैदिक युग से, इसको हम जातिवादी व्यवस्था कहते हैं। और इस जातिवादी व्यवस्था में जो एक और कमी आ गई या गिरावट आ गई, वो ये आ गई कि इस जाति व्यवस्था का जो चरित्र था, वो पद सोपानीय था। अर्थात एक अगर पिरामिड की आप परिकल्पना करें तो उस पिरामिड में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, क्योंकि वो धार्मिक क्रियाकलाप और आध्यात्मिक क्रियाकलाप कराते थे। उसके बाद समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय हुआ करते थे, जो समाज की रक्षा करते थे, उनका स्तर निर्धारित हुआ। उसके बाद वैश्य का, उसके बाद शूद्र का, और उसके बाद जिसको हम अनटचेबल कहते हैं, अस्पृश्य का, उसका स्तर निर्धारित हुआ। और इस प्रकार से समाज में ये 5 वर्णों की स्थापना हुई, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स, ये 5 प्रकार के वर्ग बनाए गए। और ये एक प्रकार से फिक्स्ड हो गए। सबसे बड़ी जो समस्या थी कि वो फिक्स्ड हो गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा, उस जाति से बाहर वो मूव नहीं कर सकता था। तो एक फिक्सिटी हो गई पूरे समाज में। लेकिन जो पद सोपानीय में जो स्तर थे कि हर आदमी, हर का एक सामान्य स्थिति होती है, मनोविज्ञान होता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। और इसलिए भारतीय समाज में यद्यपि जाति व्यवस्था एक जाति से दूसरे जाति में माइग्रेशन का, मूवमेंट का, मोबिलाइजेशन की आज्ञा नहीं देती, लेकिन फिर भी इसको दरकिनार करके समाज में ऐसी प्रवृत्तियां देखी गई कि जो नीचे पायदान पे जो लोग थे सामाजिक संरचना में, वो ऊपर के पायदान पे जाने के लिए इच्छुक थे। और इसी फ्रेमवर्क को, इसी सोशल स्ट्रक्चर के वो सामाजिक संरचना के फ्रेमवर्क को एम.एन. श्रीनिवास ने, सोशियोलॉजिस्ट ने प्रयोग किया। और उन्होंने समाज में गतिमानता को स्टडी करने के लिए उन्होंने संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो संस्कृताइजेशन है, या जिसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं, ये वास्तव में भारतीय समाज की संरचना के पद सोपानीय स्वरूप में एक स्तर से दूसरे स्तर, अर्थात निचले स्तर से ऊपरी स्तर पे गतिमानता के अवधारणा को व्यक्त करता है, उस प्रक्रिया को बाकायदा रेखांकित करता है। इसको परिभाषित करते हुए श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक में, अपनी रचनाओं में बताया कि संस्कृताइजेशन एक प्रक्रिया है, भारतीय समाज में गतिमानता की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जो नीचे की जातियां हैं, नीचे की जो
ट्राइब्स हैं या नीचे के जो समूह के लोग हैं, पद सोपान में जो निचले स्तर पे लोग हैं, समूह हैं, व्यक्ति हैं, जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वो वास्तव में जो ऊपर के या जिनको हम द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न कहते हैं, उनके द्वारा जो जीवन पद्धति, जो धार्मिक परंपराएं, जो धार्मिक क्रियाकलाप, जो विचारधारा, जो जीवन पद्धति अपनाई जाती थी, उसको वो अपनाने की कोशिश करते हैं और अपना के वो ऐसा कोशिश करते हैं कि शायद इन धार्मिक क्रियाकलापों या ब्राह्मणों की क्रियाकलापों, ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों, गतिविधियों, जीवन शैली और परंपराओं, विचारधारा का पालन करके शायद वो उनके मन में भाव आता है कि वो अपनी सामाजिक संरचना में कुछ ऊपर उठ सकें। तो ये जो प्रक्रिया है कि समाज में जो हमारी पद सोपानी सामाजिक संरचना है, उसमें नीचे के पद सोपानों पे जो लोग हैं वो सर्वोच्च पद सोपान अर्थात जो ब्राह्मणों के द्वारा जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन पद्धति, विचारधारा का पालन किया जाता है, उसकी तरफ उसको बड़े आकर्षण, उसको प्रतिमान मान के आप उसी तरह से अपने जीवन जीने की परिकल्पना करते हैं और इस प्रकार से एक पद सोपान से ऊपरी पद सोपान पे जाने की जो प्रक्रिया है, इसी को एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन की संज्ञा दिया है। लेकिन यहाँ पे हम सभी लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में जो संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया के मॉडल्स हैं वो कोई एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि हम केवल ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले रीति रिवाज, जीवन शैली, पद्धति का ही अनुसरण करते हैं। संस्कृताइजेशन के एम एन श्रीनिवास ने 3 मॉडल्स बताए हैं, एक ब्राह्मणिकन मॉडल, एक ब्राह्मणवादी मॉडल, दूसरा क्षत्रियवादी मॉडल और तीसरा अन्य मॉडल। आइए इसको समझते हैं कि ये संस्कृताइजेशन के 3 मॉडल्स हैं क्या। देखिए, जो ब्राह्मणवादी मॉडल है, ब्राह्मणिकल मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे के लोग अर्थात ब्राह्मण के स्तर से नीचे के जो लोग हैं समाज में, वो सब उन प्रक्रियाओं का, रीति रिवाजों का, जीवन शैली का, पद्धति का पालन करने की कोशिश करते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अर्थात ब्राह्मणों को इम्युलेट करना, ब्राह्मणों को एक प्रकार से अनुकरण करना, उनके जीवन शैली, जीवन पद्धति की, जीवन मूल्यों की। जब इसका अनुकरण हम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे संस्कृताइजेशन का मॉडल ब्राह्मणवादी होता है। लेकिन वहीं पे समाज में बहुत सारे ऐसे भी स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं, बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि डोमिनेंट कास्ट क्षत्रिय है और जब क्षत्रिय डोमिनेंट कास्ट है तो वहाँ उस सामाजिक संरचना में, उस स्थान पे, उस जगह पे क्षत्रियों का बोलबाला होता है और वो डोमिनेंट कास्ट होती है और वहाँ पे हम ब्राह्मणों का नहीं बल्कि क्षत्रियों के जीवन शैली, जीवन पद्धति, रीति रिवाज, उनके परंपराओं, उनके रहन सहन का हम अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो इसको एम एन श्रीनिवास ने, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मणिकल मॉडल ही हो बल्कि वो क्षत्रिय मॉडल भी हो सकता है। अर्थात क्षत्रिय भी ब्राह्मण के नीचे आते हैं तो नीचे के लोग जब क्षत्रियों के जीवन शैली का अपनाने का प्रयास करते हैं तो वो एक क्षत्रिय मॉडल होता है संस्कृताइजेशन का। और एक तीसरे मॉडल की भी परिकल्पना की है एम एन श्रीनिवास ने और वो ये कहा है कि अगर कोई भी डोमिनेंट कास्ट, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, वो कोई भी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कायस्थ हो, कुछ भी हो, अगर उसके जीवन शैली का अनुकरण नीचे के हायरार्की पे रहने वाले लोग करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जातियां हाईली संस्कृताइज्ड हैं, हाईली संस्कृतिकरण उनका भी हो चुका है और उनके जीवन शैली को, बस शर्त ये है कि वो लोकली डोमिनेंट होना चाहिए। तो किसी गांव में अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा भी कोई कास्ट डोमिनेंट है तो उस कास्ट के जीवन शैली, जीवन पद्धति, विचारधारा, मूल्यों का अनुकरण करना, ये तीसरा मॉडल संस्कृताइजेशन का होता है। और इस संस्कृताइजेशन के मॉडल में हम देखते हैं कि वास्तव में हमारी जो भावना है एस्पायरेशनल है। एस्पायरेशनल का मतलब है कि हमें एक बड़ा, हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम समाज में ऊपर उठें और समाज में ऊपर उठने के लिए हमसे जो सामाजिक स्तर पे जो लोग भी ऊपर हैं हम उनका अनुकरण करना चाहते हैं। और जहाँ पे ये लोअर कास्ट, जहाँ पे ये दलित, शूद्र या ओबीसीज या जो भी समाज में निचले वर्ग पे लोग आते हैं, अगर वास्तव में ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट हैं तो ये एक प्रकार से संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। संस्कृताइजेशन का प्रोसेस, संस्कृतिकरण का प्रोसेस तेज हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि
संस्कृताइजेशन में केवल ब्राह्मणों की जीवन शैली, रीति रिवाज, मूल्यों इत्यादि का अनुकरण करना आवश्यक नहीं है। इसमें आप क्षत्रियों का या अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन शैली, पद्धति, मूल्यों का अनुकरण कर सकते हैं जो कि लोकली डोमिनेंट हो, जो आपके क्षेत्र में डोमिनेंट हो, जिससे कि आप जहाँ गांव, जहाँ शहर, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपके सामाजिक स्तर में उन्नयन हो सके। इसीलिए एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी रचनाओं में पहले इस जो पद्धति या ये जो मोबिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, नीचे से ऊपर जाने की सामाजिक संरचना में जो प्रक्रिया है, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, ब्राह्मणाइजेशन का प्रयोग किया था, और इसीलिए उन्होंने कालांतर में ब्राह्मणाइजेशन के हटा के उन्होंने ड्रॉप कर दिया और इसके लिए संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग किया कि ये संस्कृतिकरण है। हमसे ऊपर संस्कृति में, पायदान पे, सामाजिक संरचना में जो भी है उसका अनुकरण करना ही एक प्रकार से संस्कृताइजेशन की संज्ञा, संस्कृतिकरण की संज्ञा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। अब आइए देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है संस्कृताइजेशन की, इसकी कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली जो विशेषता है, जैसा कि हम लोग बार बार देख रहे हैं कि अनुकरण करना इसमें एक विशेषता है। और ये अनुकरण क्या होता है? हम अपने से सर्वश्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय के द्वारा या अपने से ऊपर के लोगों, ऊपर के जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनके मूल्यों का अनुकरण करते हैं, उनकी जीवन पद्धति का अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम समाज में अपने से ऊपर के सामाजिक स्तरों पे स्थापित डोमिनेंट जो वर्ग हैं, डोमिनेंट जातियां हैं, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करके अपने को समाज में उठाने की कोशिश करते हैं, पहली चीज। दूसरा कि सांस्कृतिक परिष्करण इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अर्थात हम अपने से जो ऊपर की जातियां हैं, अपने से सामाजिक संरचना में जो ऊपर स्थापित जातियां हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों का पालन किया जाता है जीवन में, हम समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, वो हमसे परिष्कृत हैं, और इसलिए हम उनके द्वारा जो सांस्कृतिक मूल्य, उनके रहन सहन, पहनावा और जो भी संस्कृति में जो भी चीज़ें आती हैं, आचार विचार, धार्मिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक जो अनुष्ठान हैं, धार्मिक अनुष्ठान, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको हम इमुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसका हम एक प्रकार से पालन करने की कोशिश करते हैं जो भी डोमिनेंट कास्ट है, ताकि हम एक समीकृत करना चाहते हैं, डोमिनेंट कास्ट से अपने को समीकृत करना चाहते हैं, और उनके इस तरह से धीरे धीरे नीचे की जातियों का सांस्कृतिक परिष्करण भी होता है जो कि हमारी सामाजिक संरचना में व्याप्त है। तीसरी चीज़ कि इसमें आप देखते हैं कि सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन केवल आपकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है। जो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस है वो ये नहीं कहता कि सभी सामाजिक संरचना में जो पद सोपानीय स्थिति है समाज में वो खंडित हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी, नहीं, ये इसमें बताता है कि सामाजिक संरचना बनी रहेगी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स, ये जो हायरार्की है वो बनी रहेगी, लेकिन आप एक व्यक्ति के रूप में इसमें से नीचे से ऊपर जा सकते हैं। और जब नीचे से ऊपर आप जा सकते हैं तो एम.एन. श्रीनिवास का कहना था कि इसमें रिवर्स प्रोसेस भी हमको दिखाई देती है कि अर्थात ऊपर से नीचे तक डिसंस्कृताइजेशन भी हो सकता है, अपसंस्कृतिकरण भी हो सकता है। अर्थात बहुत सारे, जैसे आज समाज में देखा जाता है कि बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं वो मीट भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं, वो मदिरा का पान करते हैं, या वो बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो कि पहले ब्राह्मणों में नहीं होता था और निचली जातियों में पाया जाता था। लेकिन इस प्रकार से बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो नीचे गिर रहे हैं और बहुत सारी नीचे की जातियां ऊपर उठ रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो मोबिलिटी है, जो गतिमानता है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ये एक रेखांकन में नहीं है, बल्कि ये रिवर्स डायरेक्शन में भी है। वो नीचे से ऊपर उठने की प्रक्रिया को उन्होंने संस्कृताइजेशन और ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया को उन्होंने डिसंस्कृताइजेशन का नाम दिया है। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि संस्कृताइजेशन का हमारे समाज में प्रभाव क्या पड़ा है। संस्कृताइजेशन का हमारे समाज में ये प्रभाव पड़ा है कि जो निचली जातियां थे उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, अर्थात उनको लगता है कि सामाजिक संरचना के बावजूद, अपर जातियों के विरोध के बावजूद, लोकल रेजिस्टेंस के बावजूद वो बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करती हैं जिससे कि उनमें अपने को समाज में ऊंचा उठाने की भावना व्याप्त होती है। बहुत सारी नीचे की जो जातियाँ हैं उन्होंने जो अनक्लीन, अर्थात जो
पोल्यूटेड काम है, वो लो वर्क, जिनको हम निचले स्तर के काम समझते हैं, वो छोड़ के वो ऊपर के स्तर के कामों पे अपना ध्यान दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय जिनको वो, जैसे लोहार है, मोची है, जमादार है, इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो कार्य हैं, उसको छोड़ के वो समाज में और ऊपर के कार्यों को करने के प्रयास करते हैं। तो एक तो उनका सोशल एलिवेशन ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है कि वो ऊपर के समझे जाने वाले, बेहतर समझे जाने वाले कार्यों को करके वो अपने को सामाजिक रूप से एलिवेटेड महसूस करते हैं। एक तो इसका ये प्रभाव पड़ा है जिससे कि वो अपने ट्रेडिशनल व्यवसायों को छोड़ रहे हैं, दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ कि जो कुछ भी आप देखते हैं समाज में, उस समाज में आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि बहुत सारे नीचे की जातियां जो हैं वो उस प्रकार के रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं, जैसे कि जनेऊ पहनना, मंदिर जाना, धार्मिक क्रियाकलापों को परफॉर्म करना, सत्यनारायण की कथा करना, या बहुत सारे व्रत रखना स्त्रियों के द्वारा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले अपर कास्ट करते थे, वो अब लोअर कास्ट भी करने लगे हैं सामाजिक संरचना में। तो समाज में नीचे की जातियों के द्वारा ऊपर के जातियों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को, धार्मिक क्रियाकलापों को, सांस्कृतिक गतिविधियों को करके वो एक प्रकार से महसूस करते हैं कि वो भी समाज में एक प्रकार से एलिवेटेड पोजीशन पे आ गए हैं, उनको भी। लेकिन सामाजिक संरचना नहीं बदलती। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपकी केवल पोजीशन बदल जाती है। आप अच्छे घरों में रहने लगते हैं, आप अच्छे ड्रेस पहनने लगते हैं, आपके अच्छे मैनर्स आ जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन आपका बढ़ जाता है, खान पीन की आपकी आदत बदल जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बदल जाती हैं और आपको लगता है कि अब आप समाज में एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, एलिवेटेड अपने को महसूस करते हैं। बहुत सारे जो शादी विवाह और सेक्स के रिचुअल्स हैं हमारे समाज में, वो बदल गए हैं। जैसे कि हमारे समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, वहाँ पे एक प्रकार से ब्राइड कॉस्ट होती थी, अर्थात शादी अगर आप करते हैं किसी महिला से तो आपको उसके लिए पैसे देने होते थे। लेकिन जो अपर कास्ट है उसमें लड़कियों की शादी के लिए लड़के वाले को पैसे मिलते हैं, देने नहीं पड़ते। ये जो एकदम उल्टा रीति रिवाज है कि निचले जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ब्राइड कास्ट होती थी और अपर कास्ट में डावरी होती थी, इसमें भी परिवर्तन आ गया है कि अब नीचे भी ये डावरी का सिस्टम परकोलेट कर गया है और बजाय ब्राइड कास्ट के अब नीचे भी डावरी का सिस्टम चल पड़ा है। दूसरी चीज़ कि जो अपर कास्ट में विमेन के लोग लेके जो चीज़ें होती थी कि वास्तव में महिलाओं की जो स्थिति है वो शुचितापूर्ण होनी चाहिए, उनके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, प्रतिबंध होते थे काम करने के, वो सारे के सारे प्रतिबंध अपनी जगह पे बने हुए हैं और वो सारे के सारे प्रतिबंधों को अब जो निचले कास्ट के लोग हैं विमेन पे आरोपित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि महिला को पुरुष के बाद खाना चाहिए, उसी के बर्तन में खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, अपने हस्बैंड की लॉन्ग आयु के लिए, अपने हस्बैंड की मृत्यु से पूर्व अपने मृत्यु की परिकल्पना करनी चाहिए ताकि वो विडो ना हो सके और पतिव्रता कहलाए, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें महिलाओं पे आरोपित कर दी गई और महिलाओं ने उसको, निचले तबके की महिलाओं जो पहले फ्री हुआ करती थी, वो इन सब चीज़ों के बंधनों में आजकल बंध गई हैं। और बहुत सारी जो हमारे संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत ग्रंथों में जो चीज़ें हैं, कर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित, पाप पुण्य इत्यादि से संबंधित, माया से संबंधित, इस जगत से संबंधित, मोक्ष से संबंधित, ये तमाम चीज़ें अब उनके भी डिस्कोर्स में आ गई हैं और ये तमाम चीज़ें उनके जीवन को परिवर्तित भी कर रही हैं। एक चीज़ हम लोग को ये समझना चाहिए कि कभी कभी संस्कृताइजेशन में और वेस्टर्नाइजेशन में भी अंतर हमको जानना चाहिए कि क्या ये दोनों एक चीज़ है। वास्तव में वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है जब भारत में इंग्लैंड का शासन आया तो बहुत सारी वेस्ट से चीज़ें हमारे, उनके मूल्य आए, उनके विचार आए, उनकी आइडियोलॉजी आए, उनका रहन सहन आया, उनकी जीवन शैली आई, बहुत सारी चीज़ें आई और उसको हमने, चूँकि वो गोरे थे तो उनके प्रति हमारे अंदर एक भाव हुआ कि भाई ये लोग तो हमसे बड़े पढ़े लिखे, अंग्रेज़ी वो बोलते थे। तो ये जो जीवन मूल्य थे वेस्टर्न, उन जीवन मूल्यों का एक प्रतिमान समाज में स्थापित हो गया कि ये अच्छी चीज़ें हैं। और इस तरह से जो ब्राह्मण
ब्राह्मण थे समाज में, जो हमारे समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, उन्होंने उन जीवन मूल्यों का, जो अंग्रेज़ों के जीवन मूल्य थे, उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए भी गतिमानता का एक अवसर आया कि वो भी संस्कृताइज्ड हो। और वो कैसे संस्कृताइज्ड हो? क्योंकि वो वेस्टर्नाइज्ड होने की कोशिश करने लगे, वो अंग्रेज़ों की तरह से व्यवहार करने की कोशिश करने लगे। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि संस्कृताइजेशन की अवधारणा जो एम.एन. श्रीनिवास ने दी, वो भारतीय सामाजिक संरचना में निचली जातियों को लेकर थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हुआ, तो वहाँ पे इवन जो हाईएस्ट पोजीशन थी हमारे सोसाइटी में ब्राह्मणों की, उनका भी संस्कृताइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ उनके लिए संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन था। और उन्होंने अंग्रेज़ों की ड्रेस को, अंग्रेज़ों की लैंग्वेज को, अंग्रेज़ों की एजुकेशन को, अंग्रेज़ों की हेल्थ कॉन्शियसनेस इत्यादि को लोअर करने की कोशिश की। उनके ड्रिंक्स को, उनके बीफ और पोर्क और एनिमल सेक्रीफाइसेस, ये तमाम तरह की जो चीज़ें थी, ये एक प्रकार से हमको देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों में भी नॉन वेजिटेरियन खाना, शराब पीना, जुआ खेलना या बहुत सारे ऐसे कार्य करना जो कि पहले ब्राह्मणों के लिए वर्जित थे, वो उन्होंने शुरू कर दिया। उसको उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन के एंगल से देखा कि हम और संस्कृताइज्ड हो रहे हैं। तो फॉर ब्राह्मण्स वेस्टर्नाइजेशन वॉज वर्चुअली ब्राह्मण संस्कृतिकरण और संस्कृताइजेशन। लेकिन जो लोअर कास्ट थे वो लोअर कास्ट जो थे वो ब्राह्मणों को देख के आगे चल पड़े। उसी प्रकार से उनकी गतिविधियों में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो एक तरह से ब्राह्मण वेस्टर्नाइज हो रहा था और भारतीय सामाजिक संरचना की जो निचली जातियां थी वो ब्राह्मणाइज्ड हो रहे थे या वो संस्कृताइज्ड हो रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं इसका कि इसकी क्या क्रिटिसिज्म की गई है। इसमें पहली चीज़ तो ये क्रिटिसिज्म इसका आता है कि संस्कृताइजेशन की जो अवधारणा है वो सामाजिक संरचना में बदलाव के लिए कुछ भी हमको बताती नहीं है। वो केवल एक समाज में पद सोपानीय स्तर पर थोड़ी सी मोबिलिटी को शो करती है कि अर्थात नीचे से ऊपर आप जाने का आपको एहसास हो गया, आप गए नहीं, आपकी कास्ट नहीं बदली, आपकी कास्ट वही रही जिस कास्ट में यू आर बॉर्न, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग आ गई कि नीचे की कास्ट में बॉर्न होने के बाद, नीचे की कास्ट में पैदा होने के बाद भी मैं उसी प्रकार से जीवन यापन कर रहा हूँ जैसे कि ऊपर के लोग। स्वतंत्रता के बाद से बहुत सारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गए और उनके रहन सहन में, जीवन शैली में कोई आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो किस कास्ट के हैं। इस तरीके से वो रहते हैं, क्योंकि कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई एमएलए हो गया, कोई एमपी हो गया, बड़े बड़े पदों पे हो गए। तो उनकी पूरी जीवन शैली बदल गई। और अब जो सामान्य दलित है हमारे समाज का, वो उनसे समरस नहीं है या वो उस समाज से समरस नहीं है कि उनकी एक अलग जीवन शैली है। तो एक सेक्शन ऑफ हमारा सोसाइटी जो है पोजिशनली अभी फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा पे, सोसाइटी के हायरार्की पे, लेकिन वो जीवन ऐसा जीता है कि लगता है कि उसमें एक बदलाव आ गया है और वो अपने को समाज में ऊपर समझने लगता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि सामाजिक संरचना में संस्कृताइजेशन कोई बदलाव नहीं लाती, इसलिए किसी प्रकार का हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ है समाज में या जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके समाधान का ये कोई प्रिस्क्रिप्शन संस्कृताइजेशन प्रोवाइड नहीं करती है। एक प्रवृत्ति की तरफ इंगित करती है, लेकिन समाज में जो आमूल चूल स्ट्रक्चरल चेंज होने के बाद जो समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, भेदभाव का अंत होना चाहिए, वो भेदभाव का अंत या वो असमानता अभी भी हमको समाज में दिखाई देती है। उसका समापन नहीं हुआ है। केवल एक प्रवृत्ति है कि हम नीचे से ऊपर वालों का अनुकरण करके अपने सामाजिक स्थिति को बेहतर करें। तो ये इंडिविजुअल केसेस के लिए है, कोई कलेक्टिव इस प्रकार की चीज़ हमें समाज में दिखाई नहीं दे पाती है। और इस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि असमानता, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन को ये एक प्रकार से जस्टिफाई करती है, ये मानती है। क्योंकि जो लोग समाज में ऊपर भी, जैसे दलित समाज के बहुत सारे आईएएस, पीसीएस, मंत्री इत्यादि बन गए, तो वो अपने को समाज में एक प्रकार से अलग कर लेते हैं, अपने ही समाज से अलग कर लेते हैं। ये नहीं करते कि हमारे समाज को हमें ऊपर उठाना है या हमारे समाज को दिखाना है कि हम तो ऊपर उठने के बाद भी हम आपके साथ हैं। नहीं, वो अपने को अलग करके, संस्कृताइज करके पूरे अन्य समाज के साथ, अन्य वर्गों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अपने सेक्शन को, अपने समाज को, अपने दलित भाइयों को, अपने ओबीसी भाइयों को वो छोड़ देते हैं। ये इसमें एक कमी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है।
तीसरी जो क्रिटिसिज्म की जाती है कि वुमेन की फ्रीडम और लिबर्टी को संस्कृताइजेशन एक प्रकार से लोअर वुमेन की लिबर्टी और फ्रीडम को संस्कृताइजेशन करटेल करता है, क्योंकि वास्तव में जो स्वतंत्रता, जो स्वच्छंदता महिलाओं को लोअर कास्ट में प्राप्त होती थी, अब उस पर विराम लग गया है, उस पर अंकुश लग गया है और संस्कृताइज होने के चक्कर में उनकी बहुत सारी स्वतंत्रताओं को करटेल कर दिया गया है उन्हीं के पुरुषों के द्वारा। और इसमें ये तमाम जो आलोचनाएं हैं, और भी बहुत सी आलोचनाएं आप पढ़िएगा, लेकिन बेसिकली जो संस्कृताइजेशन की अवधारणा है, वो संस्कृताइजेशन की अवधारणा में वर्तमान सामाजिक संरचना में जो पद सोपानी संरचना है, नीचे की जातियों का मूलतः अपने से ऊपर की जातियों का, चाहे वो स्थानीय स्तर पर कोई भी डोमिनेट कर रहा हो, कोई भी कास्ट हो, वो कास्ट कोई भी हो सकती है। मेनली जब संस्कृताइजेशन स्टडी किया तो कूर्ग के संदर्भ में इन्होंने कर्नाटक में स्टडी किया एम एन श्रीनिवास ने, और उन्होंने उसको ब्राह्मणों से समीकृत करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही उसको ब्राह्मणाइजेशन की संज्ञा देने के बाद उसको संस्कृताइजेशन की संज्ञा दी, और उसमें भाव यही था कि ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या इवन किसी भी डोमिनेंट कास्ट को अगर आप इम्यूलेट करते हैं और इम्यूलेट करके लोकली अपने जीवन शैली का बेहतरीकरण करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को संस्कृताइजेशन की संज्ञा एन श्रीनिवास में दी। आशा है इस ब्रीफ डिस्कशन से आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी, और इस पे आप और अध्ययन करके देखेंगे कि और कैसे इसको गहराई से पढ़ा जाए। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे पूछने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।